हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की नई वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आज की जो रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है ये है निखिल की और उसके डैड की। इस फैमिली में निखिल हैं, उनके मॉम डैड हैं, उनके बड़े भैया हैं, भाभी है और उनके दो बच्चे हैं। निखिल जी के डैड का नाम है रमेश और उनके ताऊ जी का नाम है राजेश। तो दोस्तों, एक कहानी है 2020 की, जब इस कहानी का एक ज़मीन का केस चल रहा था। इस केस में शामिल दो लोग थे, राजेश और रमेश। इन दोनों का ही ज़मीन का केस चल रहा था, जो कि इनकी ज़मीन थी यूपी के अंदर। तो इन लोगों को उस समय लखनऊ जाना था उस केस के रिगार्डिंग। तो उनके बड़े भाई राजेश जी इस केस के अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए रमेश जी को इस केस के लिए लखनऊ जाना पड़ा। उस समय राजेश जी ने उनकी टिकट कराई थी और रमेश जी ने काफ़ी मना किया था कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो कभी भी लखनऊ नहीं गए थे और वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी टिकट करा देता हूँ और यहाँ से जाते वक्त तुम्हारे साथ वकील भी जाएगा जो वहाँ पे केस लड़ेगा। अब वो समय आ चुका था जब उनको बस से लखनऊ जाना था। अगर मैं चंडीगढ़ से लखनऊ की बात करूं तो ये रास्ता 12-13 घंटे का है। इसका मतलब एक तरीके से ये ओवरनाइट जर्नी है, जहाँ पर बंदा रात को जाए और सुबह सुबह पहुंच जाए। तो उन्होंने भी ठीक वैसे ही किया। उन्होंने रात की 8 बजे की टिकट करा रखी थी चंडीगढ़ से लखनऊ तक पहुंचने की। अब ये डिसाइडेड था कि रमेश जी को वकील मिल जाएगा बस स्टेशन पे, और ठीक वैसा ही हुआ, उनको वकील वहां पर मिल गए। अब ये लोग वहां से बस में बैठ जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट बस थी। ये एक वॉल्वो बस थी। इसके अलावा और भी बस चलती है वहां से जो प्राइवेट होती हैं, पर ये लोग एक गवर्नमेंट बस से गए थे, जो कि एक अच्छी खासी बस थी और वॉल्वो बस थी। अब ये दोनों लोग अर्ली मॉर्निंग लखनऊ पहुंच जाते हैं और अपने होटल में एंट्री कर लेते हैं। अब होटल में पहुंचने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद उनके वकील उनके लिए केस लड़ते हैं। बाद में नतीजा ये आता है कि ये लोग हाई कोर्ट से तो केस जीत चुके हैं, बट ये केस अब ट्रांसफर हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अभी भी ये लोग पूरी तरीके से केस जीते नहीं थे, बट हाई कोर्ट से ये केस जीत चुके थे और ये ट्रांसफर हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये भी उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। केस खत्म हो जाने के बाद रमेश जी और वकील बात करते हैं, और जहां वकील ये बताते हैं कि मैं लखनऊ में स्टे करूंगा 4-5 दिन के लिए और आपको आज अकेले ही जाना पड़ेगा वापस चंडीगढ़। जिस दिन उन्होंने केस लड़ा था ये वही रात थी जिस दिन रमेश जी को बस में बैठकर वापस आना था। रमेश जी की 8 बजे की बस की टिकट बुक थी चंडीगढ़ के लिए। रमेश जी जैसे ही टिकट देखते हैं उनको पता लगता है कि ये टिकट किसी गवर्नमेंट बस की नहीं है, इनफैक्ट कोई प्राइवेट बस है जिसकी टिकट है। जहाँ पर उनको ये भी पता लगा कि पिकअप लोकेशन बस स्टैंड नहीं है, इनफैक्ट कोई दूसरी जगह है जो कि आउटर स्कर्ट में थी लखनऊ की, और वहीं से ये सारी प्राइवेट बसेस निकलती थी। रमेश जी ठीक 7 बजे उसी स्पॉट पे पहुंच गए थे जहाँ से वो बस निकलनी थी। उस स्पॉट पर पहुंचने के बाद उनको अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय उनके अलावा। वो स्पॉट काफी ज्यादा कोने में था और ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से कोई बस निकलेगी। उन्होंने टिकट पे दिए हुए नंबर पे कॉल किया और पूछा आपकी बस इसी स्पॉट पर आएगी, और रिकन्फर्म किया। उनको पता लगा कि बस अभी आधे घंटे में पहुंचने वाली है और इसी स्पॉट पर ही आएगी, लेकिन उस स्पॉट पे उनके अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं था। अब उसी स्पॉट पर थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी आता है कंबल पहनकर, जो वहां पर साइड में जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में बस आ जाती है और रमेश जी भी बस में चढ़ जाते हैं। रमेश जी जैसी बस में एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी की पूरी बस खाली है, सिर्फ 4-5 लोग बैठे हैं, वो भी फ्रंट पे। और जैसे ही वो अपना सीट नंबर देखते हैं तो वो बस की सेकंड लास्ट सीट थी जहाँ पर जाके उनको बैठना था। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी भी उनकी तरफ आता रहता है। रमेश जी जैसे सीट पर बैठे उनको पता लगा कि वो बूढ़ा आदमी भी इसी बस में चढ़ा है और उनकी तरफ आने लगा। जैसे ही वो उनकी तरफ चलने लगा तो वो उनकी ठीक पीछे वाली सीट की जो साइड वाली सीट थी वहां जाकर बैठ गया। रमेश अंकल को काफी अजीब सा लग रहा था बस में बैठकर, क्योंकि एक तो वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे बस से, और वो बस के अंदर सिर्फ 4-5 लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर उनको एक ठीक सी फीलिंग नहीं आ रही थी। रमेश जी अपनी वाइफ को फोन करते हैं और बताते हैं कि मैं बस में बैठ चुका हूँ और ठीक सुबह 4 बजे पहुंच जाऊंगा, तो निखिल को भेज देना है मुझे पिकअप करने के लिए। अब सब लोग अपनी सीट पर बैठ चुके थे और बस ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। बस उस समय नेशनल हाईवे पे थी, जो कि आगरा को कनेक्ट करता है। वहाँ पर बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हाईवे काफ़ी बड़ा है। रमेश जी अपनी सीट पे बैठे हुए थे और आसपास देखने लगे, और जैसे ही उनकी नज़र पीछे गई तो उनको दिखा कि वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी पीछे बैठा हुआ है कंबल लपेट के, वो उनको घूरे जा रहा है। फिर उन्होंने दोबारा पीछे देखा तो तब भी वो उनको घूर रहा था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको क्यों घूर रहा है, बट वो उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे उस समय भी, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था और वो एक सही सिचुएशन नहीं थी इसको कुछ कहने के लिए भी। थोड़े टाइम बाद ठीक 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी डिनर के लिए। सब लोग डिनर करने उतर गए और वापस डिनर करके बस में आकर बैठ गए। अब बस वापस चलने लगती है अपने डेस्टिनेशन के लिए। सब लोगों ने खाना खा चुका था और सबको हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई थी, और रात के 12-1 बज चुके थे। अब ड्राइवर बस चल रहा था, कंडक्टर भी साइड में बैठा था, सब लोग सो चुके थे। और ठीक उसी समय रमेश जी को फील हुआ कि किसी ने उनके राइट कंधे पे बहुत तेज से पिन चुभाई है। एकदम से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ, वो एकदम से उठ गए। उन्होंने ठीक पीछे देखा, आगे देखा तो सब लोग सो रहे थे और वो बूढ़ा आदमी भी अपनी आंखें बंद करके सो रहा था।
वो एकदम से घबरा गए कि ये सब उनके साथ किसने करा और ये कैसे हुआ। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन सब लोग सो रहे थे और कोई भी नहीं उठा हुआ था। बस में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने फिर दोबारा अपना हाथ अंदर की तरफ डाला और जैसे ही उन्होंने शोल्डर को छुआ तो उनको पता लगा कि उनके वहाँ से थोड़ा सा खून भी निकल रहा है। अब रमेश जी ये तो समझ चुके थे कोई तो इंसान है जिन्होंने उनको वहाँ पर कुछ चुबाया है या फिर ये अपने आप तो हो ही नहीं सकता। और इस इंसिडेंट के बाद पूरे रास्ते भर रमेश जी सोए ही नहीं। वो देखते हैं बस आगरा पहुंच जाती है और वो बूढ़ा आदमी जो पीछे बैठा था वो उसी स्पॉट पे उतर जाता है। 5-6 घंटे के बाद रमेश जी चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और निखिल उनको पिकअप करके घर वापस ले जाता है। रमेश जी को घर वापस आए हुए 2-3 दिन बीत चुके थे और उनके लिए बहुत छोटी बात थी याद करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए थे और बस वाला इंसिडेंट वो अब तक भूल भी चुके थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये इंसिडेंट बहुत बड़ा होने वाला है उनकी लाइफ में। थोड़े ही दिन बाद एक दिन वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे और ठीक बहुत तेज दर्द हुआ जैसे उनको बस में हुआ था। ठीक वैसा ही दर्द उनको दोबारा महसूस हुआ कि दोबारा जैसे किसी ने उनके पिन चुबा दी हो। उन्होंने दोबारा हाथ लगा के देखा तो वहां से दोबारा खून निकलने लगा। अब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को फोन लगाया और उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया। इससे पहले उन्होंने उस बात को किसी को नहीं बताया था लेकिन अब उन्होंने बता दिया क्योंकि वो चीज अब रिपीट हो रही थी। उन्होंने सब कुछ बता दिया जो भी उनके साथ हुआ और जो वो फील कर रहे थे। उनकी वाइफ ने उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला और वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और वहां पर पट्टी कर दी। अब रमेश जी को लगा कि थोड़े दिनों बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी और वो चीजें ठीक भी हुई और रिकवर भी हुआ। अब उनको लगता था कि ये दर्द उनका खत्म हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और उनको वही दर्द दोबारा स्टार्ट हो गया। उन्होंने दोबारा हाथ लगा के देखा। उनको लगा शायद खून दोबारा निकल रहा होगा लेकिन इस बार खून नहीं निकल रहा था लेकिन अंदर का दर्द ठीक वैसे का वैसा ही था। उन्होंने तभी के तभी अपनी टी शर्ट उतार के अपने कंधे को शीशे की तरफ देखा। उनको पता लगा कि बाहर तो कुछ नहीं है लेकिन अंदर से उनको ऐसा दर्द हो रहा था कि शायद कोई अंदर से उनको जकड़ रहा हो। अब ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करा रही थी क्योंकि उनको कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था और उनको बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था जो उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। अब उस दौरान उनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू हो गया और डॉक्टर ने उनके काफ़ी टेस्ट भी करे, ब्लड टेस्ट भी करे लेकिन टेस्ट के अंदर कुछ भी निकल के नहीं आया। पूरे 3-4 महीने लगे उनको उस दिक्कत से ठीक होने में बट फाइनली वो उस चीज़ से रिकवर हो गए थे। अब मैं आपको बता दूं रमेश जी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से जुड़े आदमी थे और पास ही में उनकी एक एग्रीकल्चर लैंड थी जहाँ पर वो उसको हर 2 महीने अपने बेटे के साथ देखने जाते थे। और एक दिन वो निखिल के साथ गाड़ी में बैठकर उस ज़मीन को देखने चले गए। उस लैंड पर वो खेती-बाड़ी करते थे और उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना रखा था और एक छोटी सी होदी बना रखी थी जहाँ पर वो बैठा करते थे और वहीं से चीज़ें देखा करते थे। लेकिन उस दौरान जब वो उस लैंड पर गए तो उन्होंने देखा उस कमरे में एक छोटा सा पत्थर गिरा हुआ है सफ़ेद रंग का और उसमें बहुत सारी कीलें लगी हुई हैं। वो पत्थर लग तो बहुत छोटा रहा था पर जैसे उन्होंने उस पत्थर को उठाया वो काफ़ी ज़्यादा भारी पत्थर था। उन्होंने अपने बेटे को भी दिखाया कि ये ऐसा कैसा पत्थर है कि इसके ऊपर इतनी सारी कीलें लगी हुई हैं जैसे कि किसी इंसान ने जानबूझ के उस पत्थर के ऊपर कीलें मारी हो। और जब उनकी नज़र एक दूसरे कोने पे गई तो उन्होंने देखा कि लाल कपड़े में कुछ लपेट कर रखा है और जैसे ही उन्होंने वो लाल कपड़ा देखा तो अंदर उस कपड़े के अंदर राख थी। अब उस दौरान अंकल ने वो पत्थर और वो कपड़ा निखिल को दिखाया और निखिल ने उन्हें मना कर दिया उसको टच करने के लिए। लेकिन अंकल माने नहीं और वो कपड़ा और वो पत्थर अपने हाथ से दूसरी तरफ फेंक दिया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद निखिल जब घर पर आए उन्होंने अपनी मॉम को बता दिया कि उनके एग्रीकल्चर लैंड पे जो कमरा है उसके अंदर एक पत्थर और एक कपड़े में बंद राख थी जो पापा ने उठाकर बाहर फेंक दी। मैं आप लोग को ये भी बता दूं रमेश अंकल काफ़ी ज़्यादा रफ टफ आदमी थे। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। इनफैक्ट वो काले जादू में और भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं रखते थे इसलिए उन्हें कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा इन सब चीज़ों को करने के लिए और इसीलिए उन्होंने वो पत्थर और वो कपड़ा वहाँ से उठाकर फेंक दिया। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद उनकी दूसरी बीमारी शुरू हो गई थी और वो दूसरी बीमारी ये थी कि उनके नाक से खून बहना शुरू हो गया था। अब जब भी वो काम करते थे रैंडमली कभी भी उनके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता था और इसके पीछे की वजह किसी को भी नहीं पता थी। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया पर डॉक्टर को कोई भी उसका रीजन नहीं पता लगा। डॉक्टर ने उनको सिर्फ एक ही उपाय दिया कि आप अब काम करना छोड़ दीजिए और घर पर रेस्ट करिए। जब भी वो रेस्ट करते थे या फिर बैठते थे तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी लेकिन जब वो कोई काम कर रहे थे या ड्राइव करते थे तो उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता था। तो इसलिए डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि अब आप काम करना बंद कर दीजिए और ज़्यादातर टाइम अपने घर पर ही बताइए क्योंकि अब ये चीज़ उनके साथ 2-3 महीने से चल रही थी और रुक ही नहीं रही थी। उस समय उस फैमिली ने कुछ गुरुज को और बाबा को दिखाया कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं लेकिन इनका इलाज उनके पास भी नहीं था।
अब ऐसा लग रहा था या तो कोई ये बीमारी है या फिर किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर रखा था। लेकिन फैमिली ने अभी भी अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी थी और वो यही समझ रही थी कि ये शायद उनके ऊपर किसी ने काला जादू नहीं करवाया, बल्कि उनको कोई ये बीमारी ही है। अब ये वो समय था कि रमेश जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे और अपने घर पे ही रहते थे और अपने पोते पोतियों के साथ खेला भी करते थे। एक रात की बात थी जब रमेश जी रात में सो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई उनके हाथ पे हाथ मार के जा रहा था। उनको महसूस हो गया था कि इनके वो पोते पोतियां ही हैं, क्योंकि अधिकतर वो उनके साथ रात में खेला करते थे। तो उसी दौरान जब वो रात में सो रहे थे तो बार बार कोई उनके हाथ पर ऐसे मार के जा रहा था। अब उनको लग रहा था कि उनके पोते उनके साथ खेल रहे हैं और बार बार उनके हाथ पर हाथ मार के जा रहे थे। अब ये करते करते 5-10 मिनट बीत गए थे और वो रुक नहीं रहे थे, वो खेले जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद रमेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको रोकने की कोशिश करी। और उन्होंने जैसे उसका हाथ पकड़ा तो उनको एकदम से फील हुआ कि ये हाथ उनके बेटे का नहीं है और उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और उस तरफ देखने लगे। उन्होंने जैसे ही देखा तो वो पता लगा कोई बहुत बड़ा 7-8 फुट का आदमी खड़ा हुआ है, वाइट कपड़े पहने हुए। वो एकदम से चौंक गए और उनका वहीं पर खून पानी पानी हो गया। उन्होंने वो हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और लाइट्स ऑन कर दी। जब तक उन्होंने लाइट ऑन करी वो बंदा वहां से जा चुका था। अब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो कौन था और वो कैसे आया। उनको लगा कि उनके पोते उनके साथ खेल रहे हैं और उन्होंने जैसे उसका हाथ पकड़ा था वो हाथ बहुत बड़ा था और लग रहा था कि कोई आदमी का हाथ है। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली वो कोई 7-8 फुट का आदमी था जो उनको देख रहा था खड़े हुए। अब वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने तभी के तभी पानी पिया और अपनी वाइफ को बुलाया और बता दिया कि अभी अभी उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ है और उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनकी वाइफ ने बोला कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा या फिर तुम नींद में होंगे जिसकी वजह से तुमने सब कुछ महसूस किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम सब लोग हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब रमेश जी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी जो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। एक दिन रात के 3 बजे उनका फ़ोन बजा और उन्होंने देखा उनका बड़ा भाई राजेश उन्हें फ़ोन कर रहा है। उनको लगा शायद वो किसी मुसीबत में होगा और उन्होंने फटाफट वो फ़ोन उठा लिया। और जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया तो राजेश ने बोला कि आप कोई रामानंद बाबा बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं रामानंद नहीं बोल रहा, मैं रमेश बोल रहा हूँ, तेरा छोटा भाई। और उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। और उनको एकदम से ऐसा लगा कि रात में 3 बजे रामानंद बाबा को फ़ोन क्यों कर रहे थे। तो उस समय वो नींद में थे और वो जग गए एकदम से नींद से और उन्होंने अपनी वाइफ को उठाया और बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं कि रामानंद बाबा से बात करनी है। तो रात के 3 बजे किसी रामानंद बाबा से बात क्यों करना चाहते हैं। वो लोग वापस सो गए और फिर अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया अपने बड़े भाई को और पूछा कि तुमने रात के 3 बजे फ़ोन किया था, तो ये रामानंद बाबा कौन है। उन्होंने बोला गलती से मेरे से फ़ोन लग गया था और इस बात को इन्होंने छुपाया और इग्नोर किया और ज़्यादा इस बारे में बात नहीं की। अब उस दौरान राजेश जो उनके बड़े भाई थे उनके साथ उनके पिताजी भी, मतलब निखिल के दादाजी भी उनके साथ रहते थे उसी गाँव वाले घर में। रमेश जी ने यही बात अपने पिताजी के साथ शेयर करी और बताई कि ऐसे ऐसे रात को 3 बजे उसने मुझे फ़ोन किया। और उसी दौरान उनके पिताजी ने एक बात उनसे शेयर करी। उन्होंने ये बताया कि महीने में एक बार रात को ये लोग हवन करवाते हैं और मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो लोग हवन करवाते हैं रात के 12 बजे क्यों करवाते हैं। क्योंकि एक रात उनके पिताजी रात में सो रहे थे बाहर वाले कमरे में और रात के ठीक 12-1 बजे उनको धुआं नजर आया तो उनको लगा शायद अंदर कुछ जल गया है। और वो चीज़ देखने वो अंदर गए जहाँ उनको पता लगा कि अंदर कुछ नहीं जला बल्कि अंदर एक हवन हो रहा है और काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी उस हवन को कर रहा था। अब बाबा ने जैसे ये बात बताई तो रमेश जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उनको कभी भी नहीं लगा था कि उनका भाई इन सब चीज़ों में होगा। फिर इस बात को लेकर रमेश जी ने राजेश जी से दोबारा कंफर्म किया कि रात में तुम हवन करवाते हो क्या। उनके बड़े भाई ने उनके मुंह पर मना कर दी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता और तुमको ये सब बातें कहाँ से पता लग रही हैं और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने उस बार तो कुछ नहीं बोला पर वो समझ चुके थे कि अब ये मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है और बताना नहीं चाहता। फिर राजेश जी ने अपने पिताजी को ये बोला कि अगर अगली बार कभी हवन हो तो एक बार मुझे फ़ोन करके ज़रूर बता देना। और ठीक अगले महीने जैसे ही हवन हुआ तो उनके पिताजी ने उनको रात के ठीक 12 बजे फ़ोन किया और बता दिया कि हवन दोबारा चल रहा है। अब उनका गांव पास ही में था, वहां से कुल 20-25 किलोमीटर दूर। निखिल और उसके डैड वहां से निकल जाते हैं गांव के लिए ये देखने के लिए वहां पर क्या चल रहा है इतनी रात में। राजेश जी और रमेश जी काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ साल पहले पता नहीं क्या हुआ कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां बनती चली गई। पर रमेश जी उनको आज भी उतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे और इसी वजह से वहाँ पर वो देखने गए कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचे तो वो देखते हैं कि अंदर हवन चल रहा है ठीक रात के 1 बजे तक। रमेश जी ने जैसे ही उस विंडो से अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो उनके साथ उस बस में बैठ के सफ़र कर रहा था। अब उनकी सारी डॉट्स मैच कर गई थी और वो समझ चुके थे कि इन्होंने ही शायद मेरे साथ कुछ गलत करवाया है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ सफ़र कर रहा हूँ। वो तभी के तभी अंदर पहुंचे और दोनों में बहुत ज़्यादा तू तू मैं मैं होनी शुरू हो गई और लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई।
बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया दोनों फैमिली में, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि इन्होंने ही उनके साथ कुछ गलत करवाया है और वो लोग उनकी तरक्की से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। फिर उनके पिताजी ने राजेश से ये कसम उठवाई कि जो भी कुछ वो गलत तांत्रिक काली विद्या के थ्रू ये सब चीज़ें करवा रहा है उसको अभी के अभी रोक दे। ये सब कुछ हो जाने के बाद सारी चीज़ें रुक गई और फिर दोबारा रमेश जी नॉर्मल हो गए, उनको नाक से खून आना भी बंद हो। तो दोस्तों यही थी आज की ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप लोगों के पास अपनी खुद की कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट एंड टेक केयर।